नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और इंडोनेशिया की तरफ से है। इंडोनेशिया की तरफ से भी भारत के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बातचीत करने की कोशिश किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की तरफ से अभी अपनी खुद की एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और पहली बार अपनी नेवी में इंडोनेशिया की तरफ से अभी एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अब पिछले कई सालों में भारत और इंडोनेशिया के डिफेंस रिलेशन काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं और अभी रिसेंटली इंडोनेशिया की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर किया गया है, जिस वजह से अभी वो अपनी नेवल पावर को बेहतर करने के लिए भारत से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का काफी अच्छा अनुभव है और रिसेंटली INS विक्रांत की कंस्ट्रक्शन के बाद भारत के पास अपने दम पर खुद की एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जिस वजह से इंडोनेशिया की तरफ से अभी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन में भारत से मदद लेने का प्लान किया जा रहा है। अभी तक इंडोनेशिया की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, लेकिन कई ऐसे पॉसिबल एरिया है जहां पर भारत उनको असिस्टेंस को प्रोवाइड कर सकता है। इसमें डिजाइन और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का नॉलेज शामिल हो सकता है, जिसमें कॉस्ट, कैपेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन टाइम को बैलेंस करना उनको समझाया जा सकता है। इसके अलावा गैस टर्बाइन इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट सब सिस्टम में भी भारत अपने एक्सपर्टीज वहां पे शेयर कर सकता है। डेक मैनेजमेंट सिस्टम और एयरक्राफ्ट हैंडलिंग जैसे सिस्टम भी एक क्रूशियल एरिया होता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए काफी जरूरी होते हैं। साथ ही भारत के द्वारा डेवलप किए गए इंडिजिनस रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको इंडोनेशिया को ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा नेवल पर्सनल्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, जिसमें कैरियर ऑपरेशन, मेंटेनेंस और क्रू मैनेजमेंट भी शामिल है, जिसको भारत इंडोनेशिया को ऑफर कर सकता है। ये कोलैबोरेशन इंडोनेशिया को एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर बनाने में मदद कर सकता है और डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो ये भारत के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अगला अपडेट नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी यानी कि NSTL की तरफ से, जो अभी इंडियन नेवी के लिए एक सुपर कैविटेशन टॉर्पेडो को डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। यह नेवल प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पेडो यानी कि EHWT की सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद अनाउंस किया जा रहा है। सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी अंडर वाटर वॉरफेयर एक बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट मानी जा रही है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से टॉर्पेडो के आसपास गैसियस एनवेलप को क्रिएट किया जा सकता है, जो पानी के साथ फ्रिक्शन को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि टॉर्पेडो बहुत ही हाई स्पीड को अचीव कर सकता है, जो टॉर्पेडो की डिटेक्शन और उसकी इंटरसेप्शन की चांसेस काफी हद तक मुश्किल बना देते हैं। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी इंडियन नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटीज और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता आ रहा है। रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पेडो को डेवलप करने के बाद अभी सुपर कैविटेशन टॉर्पेडो सिस्टम का डेवलपमेंट इंडियन नेवी की सबमरीन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। NSTL का कहना है कि फिलहाल इसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है, क्योंकि नॉर्मल टॉर्पेडो की जगह पर सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी को रिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है और इससे ऑपरेशनल यूज के लिए क्लियर करने से पहले काफी सारे टेस्ट करने पड़ने वाले। इसके लिए सबसे पहले नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी की तरफ से एक स्पेशल कैविटेशन टनल फैसिलिटी को भी सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाने वाला है। ये टनल टॉर्पेडो के आसपास कैविटेशन एनवेलप को एनालाइज करने में और उसको ऑप्टिमाइज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी तक सुपर कैविटेशन टॉर्पेडो का डेवलपमेंट और इनिशियल ट्रायल का टाइमलाइन ऑफिशियली रिवील नहीं किया जा रहा, लेकिन NSTL के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए डिफेंस सर्कल्स में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारा एक्साइटमेंट बना हुआ है। अगला अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी रशियन ओरिजिन पैंट्सिर एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जाने वाला है। भारत डायनामिक लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कमोडोर A माधवराव ने स्पुतनिक इंडिया से बात करते हुए कंफर्म किया कि अभी भारत और रशिया के बीच पैंट्सिर एयर डिफेंस सिस्टम को लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव की शुरुआत नवंबर 2024 में साइन किए गए MOU के साथ शुरू हुआ था, जो भारत डायनामिक लिमिटेड और रोजोब्रुनो एक्सपोर्ट के बीच फाइनलाइज किया गया था। यह एग्रीमेंट 5th इंडो रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन सब ग्रुप मीटिंग के दौरान गोवा में फाइनलाइज किया गया था, जिसमें पैंट्सिर के अलग अलग वेरिएंट्स की लोकल प्रोडक्शन और कस्टमाइजेशन को लेकर बातचीत शुरू की गई थी।
पैंट्सिर S1 वेरिएंट की बात करें तो ये एक मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल और गन दोनों कैपेबिलिटीज को कंबाइन करता है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स और प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन जैसे एरियल थ्रेट को टैकल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पैंट्सिर S1M जैसे नए अपग्रेडेड वर्जन इस सिस्टम की कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस कर रहे हैं। पैंट्सिर S1M वेरिएंट में इंप्रूव्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम दिया जा रहा है जो कि 75 किलोमीटर तक की डिटेक्शन रेंज और 30 किलोमीटर तक की एंगेजमेंट रेंज को प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे में भारत और रशिया के डिस्कशन में इस सिस्टम को इंडियन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करने पर फोकस किया जा सकता है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी पैंट्सिर एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा जा रहा है जो कैडेट यानी कि कैरियर एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम के रूप में मैकेनाइज्ड यूनिट के साथ डिप्लॉय हो सकता है। यह सिस्टम प्लेन, डेजर्ट कंडीशन और माउंटेन जैसे टेरेन में ऑपरेट कर सकता है, लेकिन पास्ट में किए गए कुछ टेस्ट के दौरान इसकी जो व्हील्ड वेरिएंट था उसमें कुछ मोबिलिटी इशू पाए गए थे, जिसे इंडियन वेरिएंट में मॉडिफाई करने पर फोकस किया जा सकता है ताकि यह सिस्टम इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और F-35 की तरफ से है। रिसेंटली भारत को बोथ F-35 और Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद भारत को इन दोनों फाइटर जेट में किसी एक को खरीदना चाहिए। इसको लेके काफी डिबेट चल रहा है। इसी पर बात करते हुए अभी इजराइल के एम्बेसडर रिजवान अजहर ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के एडवर्सरी पर एज बनाने में क्रूशियल रोल को प्ले करते हैं। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने पहले ही मल्टीपल स्क्वाड्रन ऑफ F-35 को रिसीव कर लिया है जो मिडिल ईस्ट रीजन के स्काई में इजराइल की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने में काफी एफिशिएंट प्रूव हो रहे हैं। अगर भारत भी F-35 को अभी खरीदता है तो नो डाउट ये भारत को सिमिलर एज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के यूएस विजिट के बाद और भी रिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिलिट्री सेल को भारत के साथ $1 बिलियन से ज्यादा स्केल अप करने की बात की थी, जिसमें F-35 जैसे फाइटर जेट को भी भारत को ऑफर करने की बात की गई थी। अगर भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट मिलते हैं तो ये भारत को नेटो अलाइज के बराबरी के दर्जे में ला सकता है, क्योंकि सिर्फ चुनिंदा देशों को F-35 को खरीदने की परमिशन यूएस की तरफ से दिया गया, जिसमें इजराइल और जापान दो ऐसे कंट्री हैं जो कि नेटो कंट्री ना होने के बावजूद भी इस रेस्ट्रिक्शन को बाईपास कर रहे हैं। और अभी अगर भारत F-35 को खरीदता है तो भारत इसमें तीसरा देश होने वाला जो कि नेटो कंट्री ना होने के बावजूद भी F-35 को ऑपरेट कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।